हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज बीजेपी ने हजारीबाग का मामला उठाते हुए सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हजारीबाग में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजाने और जुलूस नहीं निकालने के सरकार के आदेश को अविलंब रद्द करने की बात कही। मामले पर विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि जब से झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार आई है, तब से हर वर्ष हजारीबाग में आयोजित होने वाले रामनवमी के जुलूस पर अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब रामनवमी आती है, हेमंत सरकार लगातार व्यवधान पैदा करने का काम करती है। इस बार भी महारामनवमी को लेकर ऐसे इनके आदेश गए हैं जिला के अधिकारियों को, हर जगह जो है जुलूस निकालने पर रोक, जो है डीजे लगाने पर रोक। वहीं हजारीबाग की जो शोभा यात्रा, बहुत विशाल शोभा यात्रा होती है, उस पर भी व्यवधान डालने का काम, एफआईआर दर्ज करने का काम सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाती है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू जनभावना के साथ खिलवाड़ खेलने का छूट सरकार को नहीं दी जाएगी। तो रामनवमी त्योहार को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है और आज बीजेपी विधायक विधानसभा के गेट पर हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने इसे सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी का त्योहार हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन हिंदू ढोल नगाड़े और अपने पारंपरिक हथियारों के साथ जुलूस में शामिल होते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने इस बार डीजे पर रोक लगाने से झारखंड की राजनीति अब गर्माती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग का मामला जब से ये सदन चल रहा है तब से ही गूंज रहा है। विषय रामनवमी का है। अभी मैं आपको ये सेंट्रल जो एक्ट है उसकी कॉपी दिखा सकता हूँ। केंद्र ने ये प्रायोजित किया है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उसी लाइन पर है कि भाई 15 दिन कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे तो जो गाइडलाइन है उस पर छूट दे सकता है। कल उपायुक्त हजारीबाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, पहला। दूसरा कि ये अलाउड है, ताशा अलाउड है, लाउड स्पीकर अलाउड है, आप गाना बजा सकते हैं। तो जब हम सब कर सकते हैं तो डीजे से इतना नफरत क्यों है? वहीं इस मुद्दे पर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का ही पालन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को हवा देकर दंगे करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 बजे तक डीजे बजाने की छूट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सदन के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, विधानसभा आने का मन नहीं करता। बीजेपी के लोग हजारीबाग के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। आपको बोलने से भाजपा वाले रोक रहा है और आप लोग मुंह पे पट्टी बांध देते हो, खड़ा हो जाते हो, नाटक कर देते हो। इतना स्तर विधायक ने गिरा दिया है सदन का, आने का मन नहीं करता है हमको। जनता हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बड़का हिंदू वाला है क्या मनीष जी? बहुत बड़ा हितैषी है हिंदू जी, हिंदू का क्या हो, कितना हिंदू को परिवार को लाभ दिलाया बताइए तो जरा। ये मनीष जायसवाल ने अपना विद्यालय बना लिया, स्कूल बनाया हजारीबाग में, एक भी मेरा गरीब हिंदू गरीब को एडमिशन नहीं कराया। वो आज बड़का हिंदू की हितैषी हो गए हैं। अब ये नहीं चलेगा और हम लोग हैं, मैं आ गया हूँ इरफान से, कल नहीं था, गर्दा उड़ जाएगा। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, हमने विधानसभा की कार्रवाई की जितनी भी अब तक तस्वीरें देखी हैं, मुद्दों को लेकर चर्चाएं कम होती हैं, सियासी चर्चाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। देखिए, आज सुबह से ही अगर आप देखें रामनवमी जुलूस को लेकर ये मामला सदन के अंदर उठा था और इससे पहले भी, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, बजट सत्र में ये मुद्दा पहले भी मनीष जायसवाल उठा चुके हैं। उस वक्त भी ये बातें कही गई थी कि वहां बहुत सारे लोगों को 107 के तहत नोटिस भेजा जा रहा है। आज भी उन्होंने सदन में कहा कि 5000 लोगों को इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं, लोगों के पर एफआईआर किए जा रहे हैं। वैसे जो डीजे जो प्रोवाइड कराते हैं, उन जो भाड़े पर जो प्रोवाइड कराते हैं, उनसे ये लिखित रूप से जिला प्रशासन ले रही है कि वो इस बार नहीं देंगे। और इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज सदन की कार्यवाही एक बार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।
दोबारा जब शुरू हुआ, ध्यान आकर्षण सवाल चल रहे थे, बाद में मनीष जायसवाल और बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर इसका विरोध किया। वो इसी तरह के लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे वेल के अंदर। और बाद में जब अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका दिया तो उन्होंने इन सारी बातों को फिर से रखा कि किस तरह से सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो विश्व प्रसिद्ध वहां जुलूस निकाला जाता है रामनवमी के दिन, वो कैसे प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि क्या हिंदू होना गुनाह है, और ये कहते हुए वो फिर से एक बार वेल में गए और उन्होंने अध्यक्ष के सामने विरोध के स्वरूप कुर्ता, अपना जो कुर्ता था उसे फाड़ दिया। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा में इस तरह का दृश्य देखने को मिला है। इससे पहले भी एक बार जो पुराना विधानसभा भवन है, मुझे अच्छी तरह याद है, वहां बोकारो के विधायक समरेश सिंह ने इसी तरह अपना कुर्ता फाड़ा था और उस वक्त भी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी। तो आज जो सवाल उठे हैं और जिस तरह से सरकार से वो बीजेपी के विधायक जवाब चाहते हैं, अब ये देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है। हालांकि इससे पहले जब मनीष जायसवाल ने सदन के अंदर ये बातें कही थी, तब सामने से ये कहा गया था कि इस तरह की कहीं कोई रोक नहीं लगाई है, जुलूस पर कहीं कोई रोक नहीं है। डीजे को लेकर सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि डीजे को लेकर क्या कुछ अविनाश, सरकार लेकिन सोचती है और इरफान क्या अंसारी अगर इस तरह के आदेश अगर दिए तेवर जाएं तो की क्या हम बात हजारीबाग के करें लिए? तो यहाँ पर उनको देख करके तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्थितियां बहुत सामान्य रहने वाली हैं, या इस पर चर्चा या विमर्श वाली स्थिति दिखती है। नहीं, देखिए, इरफान अंसारी की मैं बात नहीं करूंगा, और आपने इससे पहले जो बातें कही थी कि सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर में अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम किया जा रहा है। जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, जो प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल उठाए जाते हैं, उस पर चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं होती है। अब जो कि रामनवमी जुलूस को लेकर यहाँ राजनीति हो रही है, तो इरफान अंसारी ने एंट्री ली है और उन्होंने कहा है कि क्या मनीष जायसवाल ही हितैषी हैं सबसे बड़े हिंदुओं के, वो कैसे ये तय कर सकते हैं, और सरकार ने कहीं कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। 6 बजे तक डीजे जरूर बजाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन रामनवमी के इस जुलूस के मुद्दे पर अभी जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ, ये तय है, क्योंकि सदन की कार्यवाही फिर जब शुरू होगी, जो सेकंड सेशन में जो अनुदान मांग पर चर्चा होगी, आज श्रम विभाग है, उत्पाद विभाग है, बहुत सारे विभागों पर आज अनुदान मांग पर चर्चा होनी है, तब ये देखना होगा कि बीजेपी के विधायकों के तेवर तलखे रहते हैं या फिर नरम पड़ जाते हैं। तो बीजेपी के विधायकों के तेवर जब एक बार फिर से सेशन शुरू होगा तो उस वक्त क्या रहते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि पार्टी ये तय करेगी कि मुझे गोड्डा लोकसभा चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। मैं अभी विधायक हूं, गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत महागामा विधानसभा आता है और निशिकांत दुबे ने महागामा विधानसभा को इग्नोर किया है। जब हम अपने क्षेत्र के विकास को लेकर उनसे सवाल करते हुए नजर आते हैं तो मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर देते हैं। मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र से संबंधित अपने जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस पर मैं सवाल उठाती हूँ। हमारे क्षेत्र में जो काम सांसद महोदय को करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया है। महगामा को उन्होंने लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में होने के बाद भी इग्नोर किया है। पिछले दिनों आपने देखा एक सड़क है NHAI उनके पूरे लोकसभा में। और रांची में प्राकृतिक पर्व सरहुल और हिंदू नववर्ष को लेकर उत्सव देखने को मिल रहा है। रांची की सड़कें सरना और सनातनी झंडे से सज चुकी हैं। 24 तारीख को सरहुल जुलूस की तैयारी में सरना समुदाय के लोग लगे हुए हैं, तो वहीं सनातनी धर्म के लोग हनुमान झंडा मेला और हिंदू नववर्ष की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। प्राकृतिक पर्व के रूप में मनाया जाने वाला सरहुल और हिंदू नववर्ष का उत्साह रांची में देखते ही बन रहा है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। तो भगवान श्री सीताराम जी का प्राकट महामहोत्सव है और झारखंड में रामनवमी हनुमान जी का ध्वजा जो झंडा मेला का प्रारूप है, जिसमें हनुमान जी की विशेष आराधना पूजन किया जाता है, उसका उत्साह का वर्णन तो कोई इस मुख से क्या ही नहीं जा सकता। सरहुल 24 तारीख को है। हमारे यहाँ जो आदिवासी संस्कृति का जो महान पर्व सरहुल है, जो कि माना जाता है कि हम लोग का पूर्वज के द्वारा जो सूरज और धरती का जो मिलन, जो नया शादी होता है, इसी तरह हम लोग इससे ये प्रतीक होता है कि हम लोग का जो जीवन में, आदिवासी जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है, जो कि हमारे समाज में, हमारे समाज के लोग को एक नया प्रेरणा मिलता है और उनके जीवन में एक नया शैली जुड़ता है।
तो झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति का नया फॉर्मूला फिर सुर्खियों में है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और विपक्ष का इस पर भारी विरोध जो है वो साफ नजर आ सकता है। इसे सरकार को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अब आदिवासी संगठनों ने भी इस 60-40 फॉर्मूले का विरोध किया है। आदिवासी संगठनों की माने तो 60 किसके लिए है और 40 किसके लिए है, ये समझ से बाहर है। आदिवासी जन परिषद समेत दूसरे संगठनों के नेताओं ने कहा कि 1932 का खतियान के नाम पर मुख्यमंत्री ने राज्य भर में यात्रा भी कर ली, लेकिन हकीकत में वो जमीन पर जिस रूप में नजर आ रहा है वो समझ से बाहर है। आदिवासी संगठन के नेताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 1932 खतियान और उसके आधार पर नियोजन नीति का प्रारूप एक बार फिर चर्चा में है। खासकर नियोजन नीति को लेकर जो 60-40 का फार्मूला आया है, उसको लेकर झारखंड राज्य के आदिवासी संगठन क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। हमारे साथ कई आदिवासी संगठन के नेता हैं, हम उनसे जानेंगे ये जो अभी जो सरकार लाई है नियोजन नीति का 60-40 फार्मूला, उसको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, मैं यही सोचता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार दिग्भ्रमित टाइप का काम कर रही है, इसलिए कि आज 60-40 का मुद्दे पर नियोजन नीति या स्थायी नीति ला रहा है और जनता समझ नहीं पा रही है। कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले और हम लोगों ने भी 2-3 महीना पहले 1932 की खतियान लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो के संदर्भ में पूरे हम लोग आंदोलन किए, विधानसभा का घेराव भी किए और इन्होंने लागू हो गया टाइप का इन्होंने पूरे झारखंड में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री दौरा किए। दौरा करने के बाद पता ही नहीं चला, आपने लागू नहीं किया, दौरा करके आप खतियान यात्रा कर रहे हैं और फिर अब 60-40 पर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को कि झारखंड का लोकतंत्र जनता के बीच बसता है और आप जो है 60-40 का जो है आप श्वेत पत्र जारी करिए कि 60 किसके लिए, मेरे लिए कि उन लोगों के लिए, और 40 किसके लिए, नहीं तो झारखंड में आने वाला समय में व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। हमारा जो झारखंड राज्य बहुत संघर्ष के बाद मिला और ये उद्देश्य नहीं था जो हम लोग को बांटेंगे 60 और 40, माने 40 और 60 की आंकड़ा जो आ रही है, ये तो मुख्य रूप से ये हम लोग अभी देख रहे हैं। माने एक मनरेगा योजना है, उसमें आपका 60 और 40 का आंकड़ा है। जैसे मान लीजिए आपका मटेरियल का 40% और मजदूर लोगों का 60% जो काम करने, उसमें भी मैंने उस तरह का ये जो आ रहा है, ये न्याय संगत बात नहीं है झारखंड वासियों के लिए, यहाँ क्या मूल आदिवासियों के लिए, मूल वासियों के लिए। क्या सरकार तो ये कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश है। झारखंड सरकार में जो भी आम किसान, जो भी आम पब्लिक ये समझ नहीं पा रहा है कि झारखंड अलग हुआ, लेकिन इसमें हम लोग को 1932 का खतियान में कैसे हमको मान्यता मिला या 60-64 में क्या खेल है, इसके बारे में देहात का आदमी और कुछ ही नहीं जान रहा है कि हमको क्या करना है। ये वास्तव में 1932 के खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति बनाने की बात थी, वो नियोजन नीति इनकी समझ से बाहर फिलहाल लग रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और राष्ट्रीय आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा ने ताइवान में एशिया कप स्टेज 1 के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जूनियर तीरंदाजी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी देशवासी गौरव महसूस कर रहे हैं कि जूनियर आर्चरी टीम के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आर्चरी के क्षेत्र में ये होनहार खिलाड़ी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर जूनियर टीम के बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों ने भविष्य में और बेहतर करने की बात कही है। बात करते हैं आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से। सर, जिस तरह से जूनियर चैंपियनशिप में बच्चों ने सफलता हासिल की है, किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से आर्चरी के मामले में भविष्य को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी ताइपे में एशिया कप स्टेज 1 का टूर्नामेंट हुआ, इस परफॉर्मेंस में जो हमारे जूनियर आर्चर्स ने परफॉर्म किया,
वो ये बता रहे हैं कि हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है आर्चरी के क्षेत्र में। जूनियर में इस तरह का परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि आने वाले खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करता है। सीनियर लेवल का परफॉर्मेंस अपने स्थान पर है, लेकिन जूनियर उसके पीछे जो अभी हमारे आर्चर निकल रहे हैं वो मैं समझता हूं कि अद्भुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। रामनवमी आयोजन में डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने पर बीजेपी विधायकों का हंगामा। सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने वेल में जाकर फाड़ा कुर्ता। जुमरी तलैया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर 18 दुकानों पर चला जेसीबी। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। पलामू में टीपीसी उग्रवादियों का उत्पात। कई ईंट भट्टे पर किया हमला। 5 ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। ईंट भट्टा संचालक से लेवी की मांग। गुमला के चैनपुर में गजराज ने छीनी लोगों की चैन। हाथी ने 3 मकानों को किया ध्वस्त। घर में रखे अनाज को किया चट। गजराज के आतंक से त्राहिमाम। और अब से थोड़ी ही देर में जारी होगा बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर जारी करेंगे परिणाम। www.news18bihar.com पर देखिए सबसे पहले रिजल्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।